दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, पीछे की कक्षा में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये तीनों सिंपल भी खत्म हो चुका है और कंटिन्यूअस को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये तीनों परफेक्ट बाबू एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं किस पर? प्रेजेंट परफेक्ट पर। ये देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना पाया जाता है। अर्थात हम ये जब समझेंगे ना प्रेजेंट परफेक्ट में, तो याद रखिएगा कि केवल एक कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, वो भी क्या होता है? हाल ही में होता है। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हमने समझाया था कि अगर आपने चीनी खाया, अब मुंह में मिठास बाकी है, इसका मतलब वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस देखिएगा कि वह क्रिकेट, ये देखिएगा, वह क्रिकेट खेल चुका है। ये देखिएगा, खेल चुका है। अगर ऐसे सेंटेंस अगर आ जाता है, इसका मतलब कि कोई खिलाड़ी है, खेल मैदान में गया है और उसने क्या किया है? क्रिकेट को खेल लिया है। अर्थात उसके बाद कोई अनदर खेल नहीं खेला है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जब हम इसकी हिंदी में पहचान के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कि आखिर इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, उसके बाद अंग्रेजी में क्या पहचान होता है। तो सबसे पहले हिंदी में आपकी जैसा जानते ही है कि चुका है, चुकी है, ये देखिएगा, चुकी है और चुके हैं किसके साथ लगा रहता है? क्रिया के साथ लगा रहता है। क्रिया के साथ। ये क्लियर हो गया कि क्रिया के साथ वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और जब हम अगर अंग्रेजी में पहचान की बात करते हैं कि इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो याद रखने वाली चीजें क्या कि हैज और हैव के बाद अगर आपको कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी में पहचान है और ये क्या है? हमारा अंग्रेजी में पहचान है। बात आई थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि एक कार्य हुआ है कि दो कार्य हुआ है। कंफ्यूजन होता है बाबू कि अगर आपसे इसी सेंटेंस में बोलेंगे कि वह क्रिकेट खेल चुका था, देखिएगा अगर मैं ऐसे लिख देता ना कि खेल चुका था, इसका मतलब यह होगा वह क्रिकेट भी खेल चुका था, उसके बाद कोई और खेल को भी क्या किया था? खेल लिया था। जब दो कार्य पास्ट में पूरे होते हैं बाबू, तो उसे पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। और जब एक कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद कोई और कार्य न हुआ हो, तो हम उसको केवल प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते होंगे कि हैज और हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे इसको बनाएंगे बाबू, तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं? आपने लिखा ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, ही हैज। उसके बाद प्ले, तो हमने क्या बताया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ही हैज प्लेड। अब क्या खेल चुका है? क्रिकेट। नियम याद रखिएगा कि किसी भी खेल के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी खेल हो बाबू, अगर उसका जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी खेल अगर आ रहा है, तो हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम में इससे भी ज्यादा मतलब प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे यहीं पर हो जाता ना, ही हैज प्लेड द क्रिकेट कर देता, तो द नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि खेल के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन। कोई भी सेंटेंस होता है बाबू, जैसे हमने टेंस बताया, एक टेंस में कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। आइए हम लोग एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा, सीता, देखिएगा सीता, सीता ने एक मधुर गीत गाया है। अगर मैं ऐसे बोल देता हूं, सीता ने एक मधुर गीत गाया है, सीता ने एक मधुर गीत गाई है, सीता एक मधुर गीत गाई है, ठीक है ना? ये देखिएगा सीता। अब इसी को देखिएगा हिंदी ना बिल्कुल थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसको अंग्रेजी में ही पढ़ा जाना चाहिए, इसीलिए ना अंग्रेजी आसान हो जाता है अकॉर्डिंगली हिंदी की अपेक्षा। जैसे देखिए, अगर हम इसको अंग्रेजी बनाना होता तो हम तुरंत कह देते कि सीता हैज सिंग सैंग संग। ये देखिएगा, सीता हैज संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये देख लीजिएगा, ब्यूटीफुल सॉन्ग हो जाएगा। अगर हमको इसी का 6 प्रकार से बनाना होता तो कितना आसान हो जाता बाबू। यहाँ देखिएगा, सीता कर देते, हैज कर देते, नॉट कर देते और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ये पूरा का पूरा उतार देते आप। देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया। जैसे तीसरा बनाना होता, इसी हैज को क्या कर देते? आगे कर देते, तो क्या बन जाता? हैज सीता संग ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर इसी को हमको चौथा बनाना होता तो इसको आगे कर देते, तो हैज सीता नॉट संग ब्यूटीफुल सॉन्ग।
और उसके बाद अगर हमको इंट्रोगेटिव WH टाइप का पॉजिटिव बनाना होता तो हम लिखते कि वाई हैज सीता संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड वाई हैज सीता नॉट संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है बाबू कि कोई भी एक वाक्य हो, अगर हम उसको 6 प्रकार से बनाना होगा तो हमने आपको क्रम भी बता दिया है कि क्रम कौन सा होगा, और उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन पर भी हमने चर्चा कर लिया है। अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बेसिक पर चलेंगे कि बेसिक के जितने ट्रांसलेशंस होते हैं हम उसको बनाना आ जाए, उसके बाद हम इसके एक्सेप्शन पर चलेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा, अच्छा ये बताइएगा अगर हमको नेवर का प्रयोग करना होता तो ये बताइएगा नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं होता है। आप कभी नहीं वाले वाक्य को आप कितने प्रकार से बनाते हो, 2 प्रकार से 3 प्रकार से बनाते हो कि नहीं। कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे देखिएगा कि उसने अंग्रेजी कभी नहीं बोला है, अगर मैं हिंदी देखो बाबू हिंदी ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप हिंदी समझ में आ जाएगा ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सबसे बेहतर ढंग से हमने आपको क्या किया, सिखा दिया। जैसे देखिएगा उसने अंग्रेजी, मैं यहां से ऐसे लिख देता हूं, उसने अंग्रेजी कभी नहीं बोला है। ये देखिएगा दूसरा सेंटेंस, क्या उसने अंग्रेजी कभी नहीं बोला है। तीसरा बनाएंगे तो क्या कह देंगे कि उसने अंग्रेजी, ये देखिएगा उसने अंग्रेजी क्यों कभी नहीं बोला है। ये देख लीजिएगा क्यों कभी नहीं बोला है, ये देखिएगा बोला है। कोई भी सेंटेंस आ जाएगा बाबू, अगर उसमें नेवर शब्द आएगा तो हम उसको केवल और केवल 3 प्रकार से बनाते हैं। मैं इसको भी लिख देता हूं, क्या उसने अंग्रेजी कभी नहीं बोला है, 2 पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि आप इसको बना दीजिए तो हमारा नियम साफ था कि नहीं, कि मेक द सेंटेंस विदाउट नेवर देन पुट नेवर बिफोर द मेन वर्ब, अर्थात बिना नेवर के वाक्य को बना दीजिएगा। तो हम सीधे ये कहेंगे कि उसने अंग्रेजी बोला है, तो हम क्या कह देंगे, ही हैज, क्या कर देंगे, स्पोकन। ये देखिएगा ही हैज स्पोकन इंग्लिश, ये देखिएगा ही हैज स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा। नेवर लगाना होगा तो मेन वर्ब से ठीक पहले क्या कर दोगे, नेवर का प्रयोग कर दोगे। जैसे ही दूसरा बनाना होगा तो इसी को हम क्या कर देंगे, हैज से शुरुआत कर देंगे, हैज ही नेवर स्पोकन इंग्लिश, ये देखिएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे तीसरा बनाना होगा इसी के आगे क्या लगा दोगे, वाई हैज ही नेवर स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा। यानी कि कोई भी सेंटेंस हम लोग इसी को बार बार सीखते आ रहे हैं बाबू, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि केवल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। बाकी एक टेंस में कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहले टाइप में एक वाक्य को 6 प्रकार से, दूसरा का मतलब नेवर होता है 3 प्रकार से बनाया जाता है, तीसरा है आपको बताया था कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच आता है, इसके साथ जो भी नाउन आता है उसी को, नाउन को साथ में ही लिखा जाता है। चलिए उसका एक और एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिएगा उसने, चलेगा मैं तुमने कर देता हूं, तुमने कितने बच्चों को, ये देखिएगा तुमने कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया है। ये देखिएगा तुमने कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया है। हमने बताया क्या था बाबू, अगर कहीं पहचान आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक इसी में जोड़ लीजिएगा बाबू। हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि उच्चारण के साथ क्या लगा रहता है, आ है, ये देखिएगा आ है, ई है और ए है, ये भी उच्चारण के साथ अगर कहीं आपको दिख जाएगा ना तो हम क्या कह देंगे कि वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे आपने यहां भी देखा होगा कि उसने अंग्रेजी कभी नहीं बोला है, बोला है, आ है, ई है, ए है, अगर उच्चारण में आता है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ तो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। जैसे यहां देखिएगा तुमने कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया है, जैसे ही आपने देखा कि कितना, कितनी, कितने आया तो चौथा टाइप हो गया बाबू, तीसरा टाइप हो गया। और जब तीसरा टाइप हो गया तो सबसे पहले हमको कितना की अंग्रेजी लिखना होगा, कितना की 2 अंग्रेजी होता है, एक हाउ मेनी होता है, एक हाउ मच होता है। हाउ मेनी का मतलब यह संख्या को डिनोट करता है, यानी ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, और हाउ मच क्या होता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसके साथ हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ये बताइएगा बच्चों को आप गिन सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल गिन सकते हैं भैया, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। इसका मतलब हम तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी, ये हो गया। बच्चों की अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन हो जाएगा। ये देखिएगा कितने बच्चों को वो अंग्रेजी पढ़ाया, तुमने है तो तुमने के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव के बाद क्या कर देंगे, यू करेंगे। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच होता है, तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। और क्या पढ़ाया है,
इंग्लिश पढ़ाया। देखो कितना आसान हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव यू टॉट इंग्लिश, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव यू टॉट इंग्लिश। अगर हमको इसी को निगेटिव बनाना होता तो ये बताओ नॉट कहाँ लगेगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो बताएंगे कि सर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हिंदी क्या हो जाएगी कि तुमने कितने बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव यू नॉट टॉट इंग्लिश हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, जब बस आपको बाबू 6 स्ट्रक्चर्स को फॉलो करनी है। अगर वो 6 सेंटेंस अगर आपने सीख लिया है तो फिर दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, कैसा भी ट्रांसलेशन होगा, आप आसानी से बना सकते हो। जैसे देखिएगा, अभी मैं बात करता हूं तो ये देखो बाबू, ये WH वर्ड हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेंगे तो देखो WH वर्ड पूरा हो गया। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बिल्कुल लगा दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, बिल्कुल लगा दिया। उसके बाद वर्ब लगाते हैं, बिल्कुल लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखो यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमको नॉट लगाना होता तो हम नॉट कहाँ लगाते, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते कि नहीं लगाते। तो दूसरा स्ट्रक्चर हो जाता 6वां वाला, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देख लो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या कर दिया, नॉट कर दिया। बहुत ही आसान हो जाता है बाबू। अगर आप क्रम से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो केवल 2 चीजें ध्यान रखने वाली है। आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगा, मेन वर्ब पता होगा, तो आप दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने सिखाया अगर आप उस तरह सीख रहे हैं तो 100% बाबू आप अंग्रेजी अच्छे से सीख रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बताइएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग चौथे टाइप पर भी कर लेते हैं। देखिएगा चौथा टाइप का मतलब क्या हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। चौथा टाइप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, चलिएगा देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा चौथा टाइप में क्या आता है बाबू, कौन आता है। जैसे यहीं पर मैं बोल देता कि आपको अंग्रेजी, ये देखिएगा अंग्रेजी कौन पढ़ाया है, ये देखिएगा कौन पढ़ाया है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये देखिएगा कौन पढ़ाया है, आ है, ई है, ए है, आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। तो चलिएगा सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, हु के साथ हमने बताया था ना कि 3 नियम। हु सब्जेक्ट का काम करता है, हु सिंगुलर होता है, और हु के साथ अफर्मेटिव का या असर्टिव का नियम लागू किया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, हु हैज। उसके बाद वर्ब लिखेंगे तो टॉट हो जाएगा, हु हैज टॉट, किसको, आपको, क्या, अंग्रेजी। देख लो कितना आसान हो गया बाबू, हु हैज टॉट यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाया है। अगर हमको इसी को निगेटिव बनाना होता तो ये बताओ निगेटिव में, असर्टिव में कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है कि नहीं लगता। तो देखो हु हैज नॉट टॉट यू इंग्लिश हो जाता, तो आपको अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाया है। देखो कितना आसान हो गया बाबू प्रेजेंट परफेक्ट को, जो भी इसके आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। चलिएगा इसका नियम भी हम ऊपर लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि हम सीधे क्या करते हैं बाबू, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लरल होगा तो आई के साथ भी हम हैव लगाते हैं। तो आई हो जाए या प्लरल हो जाए तो हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। कहीं भी हैज हैव लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। देखो बाबू कोई भी चीज होता है ना, आपको हम क्रम से बताने की कोशिश करते हैं। ये देखो ऐसे लिखा गया है, डजंट मैटर, ठीक है ना। हम चाहते थे इसको बहुत अच्छे से आपको लिख भी सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं। मैं पूरी कोशिश ये करता हूं कि आपके दिमाग में चीजें चली जाए। जिस प्रकार से हमने अंग्रेजी सीखा है, मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तरह अंग्रेजी सीखें। क्यों, क्योंकि हर एक चीज सीखने का है, याद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको देखो कितना आसान नियम है, एक नियम बस सिखाया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, आई और प्लरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और जब हैज हैव लग जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। कोई भी सेंटेंस अब आप बना सकते हो बाबू, ऑन कंडीशन कि आपको 4 टाइप्स पता होना चाहिए। देखो पहला टाइप में एक वाक्य को 6 प्रकार से, टाइप 2 का मतलब नेवर होता है, और टाइप 3 में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच आता है। और टाइप 4 के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, हु आता है। और हु वाले वाक्य को कितने प्रकार से बनाते हो, 2 प्रकार से बनाते हो। और 2 प्रकार से जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिएगा 6 3 9 8 17 2 19, यानी 19 प्रकार से एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन इन 19 के अलावा नहीं बन सकता, ये आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको चीजें हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये बताइएगा, क्या मैं उम्मीद करूं कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट का जो बेसिक चीजें हैं बाबू हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग इसके एक्सेप्शन पर बात करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां विद्यार्थी को दिक्कत होती है, उसको हम लोग बताने जा रहे हैं। इसमें जो पहला एक्सेप्शन है ना, इसमें बहुत से ग्रामरियन और बहुत से टीचर्स में भी क्या है, मतभेद है।
लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसी को एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे बाबू, की किताबों में क्या लिखा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, डजेंट मैटर। लेकिन इसमें बहुत से टीचर्स में क्या है, मतभेद है। क्या मतभेद है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिएगा कि ये देखिएगा, मैं ताजमहल पहले ही, ये देखिएगा, देख चुका हूं। मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं। एक और सेंटेंस लिखिएगा कि तुम मुझसे पहले ही मिल चुके हो। ये देखिएगा, मिल चुके हो। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस के बारे में चर्चा करता हूं बाबू, तो आपको क्या दिखता है? पहली चीज है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का माइनर जो अंतर होता है वो हमने क्या बताया था कि पास्ट में अगर दो कार्य पूर्ण होंगे तो उसे पास्ट ऑफ द पास्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर एक कार्य हाल ही में पूरा हुआ होगा तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। ये नियम आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं। इसका मतलब आपने कितनी बार देखा है? एक बार कि दो बार? आप खुद समझिएगा। तुम मुझसे पहले ही मिल चुके हो, एक बार कि दो बार? कंफ्यूजन कहां पर है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अगर कोई मित्र है आपका या कोई अनदर व्यक्ति अगर आपसे मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि मैं आपसे पहले ही मिल चुका हूं। इसका मतलब एक बार मिल लिया था और दूसरी बार आप मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो, यानी कि दो कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आप समझने का प्रयास करिएगा बाबू। आज जहां पर विद्वानों में कंफ्यूजन से मतभेद है हम उस पर भी चर्चा करेंगे और एग्जाम में क्या पूछा गया हम उस पर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस बोला कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं। जैसे अगर आप आए हमसे, आप पूछेंगे कि सर आपने ताजमहल देखा है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं, अर्थात एक ही बार देखा हूं कि नहीं देखा हूं। लेकिन अगर मुझे जबरदस्ती ताजमहल के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो मैं सेंटेंस क्या बोलूंगा कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। यानी एक बार देख लिया था, तुम दूसरी बार हमको दिखा दिए। इसका मतलब दो बार हो गया कि नहीं, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है कि अगर कोई कार्य, या ये कह सकते हैं अगर दो कार्य पास्ट में संपन्न हुए हो तो उसे पास्ट ऑफ द पास्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। आ जाइएगा, मैं इस सेंटेंस को बोलता हूं कि तुम मुझसे पहले ही मिल चुके हो, तो होना क्या चाहिए था कि तुम मुझसे पहले ही मिल चुके थे। यानी कि दो बार मिले हैं कि एक बार मिले, इसमें कंफ्यूजन है कि नहीं है? अब आ जाते हैं कि जो किताबों की बात आती है उसमें सीधे ये कहा जाता है कि किताबों में कि पहले ही की मीनिंग क्या होती है? ऑलरेडी होता है। दूसरा क्या होता है? बिफोर होता है। ये कहा जाता है कि ऑलरेडी का प्रयोग केवल पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। हम लोग क्या सीखेंगे कि इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर आपने ताजमहल देखा है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं। यानी कि पहले या पहले ही की हम प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं, और मैं ये पढ़ाता हूं और एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग भी इसी को ही फॉलो करिएगा। अगर कहीं मिल जाता है कि नहीं भैया पहले ही की मीनिंग कहां पर होती है? पास्ट परफेक्ट में होती है, तो सुन लीजिएगा, लेकिन झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यही सेंटेंस बोल देता कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था, ये देखिएगा, तो सेंटेंस में अंतर क्या है, बस ये हम आपको बताना चाहते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था, इसका मतलब कि उसको ताजमहल के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया गया है, तभी वो सेंटेंस ये चुका था लगाकर बोलेगा, अन्यथा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई कह देगा कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्लास में हूं और आपने पूछा कि सर क्या आपने ताजमहल देखा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं, कोई बात नहीं, हम दोबारा नहीं देखेंगे। ऐसे सेंटेंस का प्रयोग बाबू हम यहां रहकर बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ताजमहल के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो हम कभी भी ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि मैं ताजमहल देख चुका हूं, मुझे बोलना होगा कि मैं ताजमहल देख चुका था। जैसा एक और इसका दैनिक जीवन में एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं, पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप गए अपने क्या कह सकते हैं कि भैया के जहां शादी हुई वहां पर आपने पहुंचा, आप बहुत ही शर्मीले हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने पहुंचा वहां पर आपसे पूछा गया कि भैया खाना खाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं 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 खाऊंगा। यही ना बोलेंगे कि मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब घर से खा कर आया हूं। लेकिन अगर आप नहीं नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती
अब कोई आपको खाना दे दिया, और कौन देगा आपको पता है, खाना जबरदस्ती दे दिया आपको, तो जैसे ही आप खाना खा लेंगे तब आपके मुंह से क्या निकलेगा, यार मैं तो खाना खा चुका था। अर्थात एक बार घर से खा कर आया था, दोबारा यहां पर खा लिया, इसका मतलब 2 बार खाना खाया कि नहीं खाया। और जैसे ही 2 बार खाएंगे तो वही क्या कहलाएगा बाबू, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। अर्थात जब पास्ट आफ्टर पास्ट हो जाए, अर्थात पास्ट में 2 कार्य होंगे तो उसे पास्ट परफेक्ट बोलेंगे, अन्यथा अगर एक कार्य हाल ही में पूरा होगा तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। यही विद्वानों में मतभेद है बाबू, वो सीधा कहते हैं कि ऑलरेडी और बिफोर का प्रयोग क्या होता है, केवल पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऑलरेडी और बिफोर का प्रयोग लगाकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको क्या सीखना है कि हम ऑलरेडी और बिफोर का प्रयोग हम चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब जो नियम है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैं उम्मीद करता हूं बाबू कि क्वेश्चंस या जो इसका कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। अगर चूका था लगता तो इसका मतलब मैं ताजमहल के सामने खड़ा हूं, अगर चूका है लगा होगा तो इसका मतलब नहीं खड़ा हूं, और जब नहीं खड़ा हूं तो 1 बार देखा हूं, और जब ताजमहल के सामने खड़ा हूं तो इसका मतलब 2 बार देखा हूं, अर्थात यहां पर चूका था होना चाहिए था। लेकिन हम लोग पहले ही का प्रयोग किसमें करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी करेंगे, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो हमको एग्जाम पर काम करना है। किसमें क्या विवाद है, कौन टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, डजंट मैटर, हमें क्वेश्चंस करना है, क्योंकि हमको 1 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं नियम, यहां से देखिएगा बाबू, ऑलरेडी और बिफोर के बारे में जो मैं नियम लिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ऑलरेडी का प्रयोग देखिएगा, इसका मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं बाबू, ऐसे लिख दूंगा ऑलरेडी, ये बिफोर का मैं बना दूंगा, ठीक है ना। ऑलरेडी का प्रयोग मेन वर्ब से ठीक पहले, मेन वर्ब से ठीक पहले केवल 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 पॉजिटिव में, केवल पॉजिटिव में, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे पूछेंगे हम उसका कॉमन एरर भी कराएंगे। हमने क्या बोला, ऑलरेडी, यहां मैं लिख देता हूं का प्रयोग, ऑलरेडी का प्रयोग मेन वर्ब से ठीक पहले केवल पॉजिटिव में। यहां देखिएगा बिफोर का प्रयोग, ठीक है ना, वाक्य के अंत में, ये देखिएगा सभी प्रकार के वाक्यों में, सभी प्रकार के वाक्यों में। अब यहीं से बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। अगर ये नियम अगर आपको याद होगा तो 110% आप क्वेश्चंस में 1 नंबर गेन कर सकते हैं, गलत नहीं करेंगे जो दूसरे विद्यार्थी करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा मैं इसी सेंटेंस को बनाऊंगा बाबू, सबसे पहले ऑलरेडी का प्रयोग कर मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा, आई के साथ क्या लगता है बाबू, हैव लगता है, आई हैव। देखना की अंग्रेजी क्या होती है, सी, और सी का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, सीन। ये सीन क्या है बाबू, मेन वर्ब है कि नहीं है, तो मेन वर्ब से ठीक पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑलरेडी का। तो यहां हम ऑलरेडी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी सीन द ताज, कोई दिक्कत किसी को बाबू नहीं। क्या मैं कहूंगा आपसे कि आप इसका निगेटिव बनाइए, तो आप बना सकते हैं, कहेंगे कि बिल्कुल सर बना सकते हैं। आइए बनाता हूं, तो क्या कहेंगे, आई हैव, उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट। अब हम क्या कहेंगे बाबू, ऑलरेडी सीन द ताज। अगर मैं आपसे पूछा कि ये बताइएगा सेंटेंस सही कि गलत, तो जो विद्यार्थी नियम जानते होंगे, पढ़े होंगे, वो तुरंत कहेंगे कि नहीं सर ये सेंटेंस क्या है, गलत है। मैं पूछूंगा कि भाई ये भी बता दो कि क्यों गलत है, तो आप कहिएगा कि ऑलरेडी का प्रयोग सर केवल क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, अर्थात ये निगेटिव में हम ऑलरेडी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आखिर इसमें पहले ही की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, तो आप कहोगे कि सर बिफोर लगा दीजिए, लेकिन कहां लगाइएगा, वाक्य के अंत में लगाइएगा। तो जैसे देखिएगा इसका बनेगा क्या बाबू, आई हैव नॉट, तुरंत बनेगा सीन द ताज, कब बाबू, बिफोर। देखो कितना आसान हो गया। हमने नियम क्या बताया कि ऑलरेडी का प्रयोग केवल और केवल पॉजिटिव में किया जाता है बाबू, और कहीं मत करिएगा। निगेटिव में क्या होता है, केवल और केवल बिफोर लगाएंगे। वैसे बिफोर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में, अगर मैं चाहता तो यहां भी लगा सकता था कि आई हैव सीन द ताज बिफोर, यहां भी कर देता तब भी सेंटेंस सही है, यहां भी कर देता तब भी सही है, लेकिन यहां पर क्या करना होगा, ऑलरेडी करना होगा। अगर दोनों कर देता तब भी सही है, लेकिन ये नहीं कि दोनों, इसमें नहीं, बस केवल आई हैव ऑलरेडी सीन द ताज, ये भी सही है, और नहीं तो आई हैव सीन द ताज बिफोर, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में हम ऑलरेडी और बिफोर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, हम उसमें क्या करते हैं, सभी प्रकार के वाक्यों के
अंत में पहले और पहले ही की अंग्रेजी बिफोर को लगाते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट नियम था बाबू। ये रहा हमारा एक्सेप्शन नंबर 1। जहां कंफ्यूजन होते हैं वहां भी हमने चर्चा कर दिया, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, बनाने के तरीके भी सिखा दिया, जहां कहीं बच्चे गलती करते हैं हमने उसको भी क्या किया, आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे बाबू एक्सेप्शन नंबर 2। इसी पर बात करते हैं बाबू, कहीं बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं कि आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये एक्सेप्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया और 2 से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए हम उसको भी देखते हैं कि आखिर एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है। जैसे देखिएगा, हम कुछ शब्दों को लिख रहे हैं बाबू, आप फोकस करिएगा। पहला शब्द क्या है, रिसेंटली। दूसरा शब्द अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तीसरे शब्द के बारे में बात करेंगे तो सो फार हो जाएगा। एक चौथा शब्द भी लिख लेते हैं बाबू, इसकी हम अंग्रेजी क्या कह देंगे, टिल नाउ कर देंगे। ये देखिएगा, ये हमने रिसेंटली लिखा, इट लिखा, सो फार लिखा, टिल नाउ लिखा। इसकी थोड़ा सा हिंदी जानने का प्रयास करते हैं। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। ये इट का मतलब अभी अभी, यानी कि अभी अभी, या इसको भी हम क्या कह सकते हैं, हाल ही में कह सकते हैं। सो फार का मतलब क्या होता है, अब तक होता है। और टिल नाउ का भी मतलब क्या होता है, अब तक भी होता है। थोड़ा सा हिंदी पर भी फोकस कर लेते हैं बाबू, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं और जब तक हम लोग सेंटेंस हिंदी में बना नहीं लेते हैं तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि हम बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई अंग्रेजी को तो अंग्रेजी में पढ़ा जाना चाहिए, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक हमें हिंदी खुद नहीं लगाते हैं तब तक हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती कि हम कुछ अंग्रेजी जानते हैं। जैसे सेंटेंस देखिएगा बाबू, जो जो नियम होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। जैसे देखिएगा, पहली बात बाबू रिसेंटली। रिसेंटली का प्रयोग अभी हाल ही में, जैसे मैं कह दूंगा ना कि मैंने हाल ही में भगवत गीता पढ़ा है, देखिएगा तो मैं सीधा अंग्रेजी लिख रहा हूँ बाबू। मैंने हाल ही में भगवत गीता पढ़ा है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रेड, रीड। स्पेलिंग बाबू एक ही होती है। तो आई हैव रेड क्या हो जाएगा, भगवत, ये देख लीजिएगा, गीता। कब पढ़ा है बाबू, हाल ही में पढ़ा है। इसका मतलब हम रिसेंटली का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चलिएगा, अगर कोई आपसे बोल देगा इसी सेंटेंस को, मैं बोलूंगा कि चलिए ये बता दीजिए कि मैंने हाल ही में भगवत गीता नहीं पढ़ा है, तो मैं बोलूंगा क्या कि आई हैव, ठीक है ना, रीड, आई हैव रीड, आई हैव, यहां से देखिएगा आई हैव नॉट रीड भगवत गीता रिसेंटली। अब मैं कहूंगा कि बाबू ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो आप कहिएगा ये सेंटेंस क्या है बाबू, सही है। देखिएगा कहाँ का, आई हैव नॉट रीड भगवत गीता रिसेंटली, एकदम सही है, कोई घबराने की बात नहीं। गलती कहां पर होती है ये देखिएगा। मैं कहूंगा कि अभी अभी, देखिएगा वह अभी अभी आया है। मैं एक सेंटेंस लिखा बाबू, आई हैव, वह ना, तो चलेगा ही से सेंटेंस करते हैं, ही हैज कम हियर। कब बाबू, हाल ही में, कम हियर इट। अब मैं कहूंगा कि ये बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो आप कहिएगा कि ये सर सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सेंटेंस क्या बनना चाहिए था इसका, आई हैज नॉट कम हियर इट। कुल मिलाकर जो हम समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो इट का प्रयोग होता है ना, केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में होता है। मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं बाबू। इट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के केवल निगेटिव में होता है, पॉजिटिव में आप इट का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात यहां पर अगर हम रिसेंटली कर दिए होते तो सेंटेंस सही हो जाता। ध्यान से सुनिएगा बाबू, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम सीधा यही बोलेंगे बाबू कि इट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के केवल और केवल निगेटिव में किया जाता है, पॉजिटिव में इट का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। अब बात को समझेगा, ही हैज नॉट कम इट। अब देखिएगा ये हैज नॉट लग गया और यहाँ इट लग गया, इसका मतलब ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। जैसे मैं बता रहा हूं एकदम हूबहू पढ़िएगा। जब आप कॉमन एरर के क्वेश्चंस करेंगे ना तो हूबहू यहीं से पूछेगा ही, अनदर कोई क्वेश्चंस पूछ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, हम बेसिक से लेकर बाबू एडवांस तक चल रहे हैं। अब हम जैसे ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम लोग बीच में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे तो उसमें बीच में आर्टिकल, उसके बाद हम क्वेश्चंस टाइप, कुछ डबल वर्ब फॉर्मेशन, सिंटैक्स,
इन सभी चीजों पर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर भी चर्चा बीच में करते रहेंगे। फिलहाल ये टेंस क्या है, बेसिक आधार है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं कम से कम बेसिक जो बेस है ना, टेंस बाबू 2 वीडियो और बनेगा, पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 वीडियो में। और टेंस ही क्या होता है, पूरी अंग्रेजी ग्रामर का आधार होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप पूरा का पूरा जिस दिन टेंस सीख जाएंगे ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं भैया मुझे अंग्रेजी आ गई है, फिर आपसे कोई भी रोक नहीं सकता आपको अंग्रेजी सीखने से। आइए देखिएगा, तो क्या बाबू हम रिसेंटली और एट का प्रयोग आपने सीख लिया अच्छे से कि कहाँ रिसेंटली लगता है, कहाँ एट लगता है, कहाँ नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं बाबू सो फार। बस नियम में बता देता हूं बाबू कि वह अब तक नहीं आया है, वह यहां अब तक नहीं आया है। हम एग्जाम्पल के लिए बाबू इसी दोनों को मिटाकर समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, वह अब तक नहीं आया है, तो ही हैज, वह अब तक आया है, तो ऐसे सेंटेंस तो बनेगा नहीं। वह अब तक नहीं आया, तो ही हैज नॉट कम हियर, ऐसे कर दूंगा, सो फार कर दूंगा। ये देखिएगा, मैं कहूंगा कि ये सेंटेंस सही है, तो बिल्कुल कहेंगे कि सर सही है। अब तक की अंग्रेजी बाबू टिल नाउ भी होता है। अगर मैं यहाँ पर टिल नाउ कर दूंगा तो आप कहोगे कि सर ये भी सेंटेंस क्या है, सही है, तो मैं कहूंगा कि नहीं बाबू, क्या है, गलत है। क्यों गलत है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा सिंपल प्रेजेंट के जितने, प्रेजेंट परफेक्ट के जितने एक्सेप्शन होंगे सब कंप्लीट हो जाएगा। 2 एक्सेप्शन थे, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां देखिएगा, टिल नाउ का प्रयोग बाबू केवल और केवल किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। ये मैं बताऊंगा अभी क्यों, क्योंकि इसके बाद जो टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पास्ट परफेक्ट ही करेंगे, तो वहां हम टिल नाउ का चर्चा करेंगे। यहां करना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में बाबू टिल नाउ लगा कर दे देता है, जो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। तो हम क्या कहेंगे कि टिल नाउ का प्रयोग केवल पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और सो फार का प्रयोग हम किसी भी प्रकार के वाक्यों के अंत में कर सकते हैं, चाहे तो हम पास्ट परफेक्ट में भी करें, फ्यूचर परफेक्ट में भी करें और प्रेजेंट परफेक्ट में भी करें। सो फार हमारा क्या होता है, सही होता है। जैसे टिल नाउ क्यों गलत होता है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक वाक्य बस मैं बता देता हूं, बोल कर ही बताऊंगा, चूंकि वहां पर पढ़ाऊंगा, पास्ट परफेक्ट जब चलेगा तब। जैसे मैं बोलूंगा कि इंडिया 7 बजे तक मैच जीत चुकी है, सही है कि गलत है, देखिएगा 7 बजे तक मैच जीत चुकी है कि चुकी थी, तो आप खुद कहोगे कि सर चुकी है नहीं हो सकता, चुकी थी। इंडिया 7 बजे तक मैच जीत चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट में होता है बाबू, इसीलिए 7 बजे तक, ये तक की अंग्रेजी होता है बाबू टिल और बाई, इसको अब तक में मत लीजिएगा, ये मैं बताऊंगा जब पास्ट परफेक्ट आएगा तब। फिलहाल यहां क्या समझना है कि टिल नाउ का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, न कि प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो पूरा का पूरा आपने देखा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक था, जो भी एक्सेप्शन पूछे जा सकते थे वो सभी के सभी चर्चा आपको कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।